शी किंग जून से पुनः मुलाकात। सितु बू फैंग के गरज से प्रहार किए हुए चेहरे को देखते हुए अर्जुन ने उसकी ओर हाथ लहराया और मुस्कुराया। जमीन पर उसके सभी दोस्तों की बेहोश लाशें बिखरी पड़ी थीं। सितु बू फैंग के दिल में एक कड़वाहट उठी। इन मित्रों के समूह में विशेष रूप से शी कुल का शी जोंग्याओ पहले ही मार्शल जनरल क्षेत्र के 5वें ग्रेड में सफलता हासिल कर चुका था। वापस उस समय के बारे में सोचकर जब वह शर्मा कुल में अर्जुन से हार गया था और 100 कोस नगर लौटने के बाद शी जोंग्याओ सबसे अधिक बोलने वाला था और उसने सितु बू फैंग को तब तक डांटा जब तक कि कुत्ते का खून उसके सिर पर नहीं टपकने लगा। 1 उसने उसे सुअ का सिर और अन्य बुरे बुरे नाम पुकारे। 100 कोस नगर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। ये सोचकर कि अब उसी देहाती ने वास्तव में शी जोंग्याओ को हरा दिया। क्या उसकी हार उससे भी अधिक अपमानजनक नहीं थी? यह महज इंसानी फितरत था। जब केवल एक व्यक्ति हारता था तो उसे अपने आप को बेकार महसूस होना अनिवार्य था। हालांकि जब समूह में अगर उससे अधिक मजबूत अभ्यास स्तर वाला व्यक्ति हार जाता था तो यह अब कोई अपमान नहीं रह जाता था। यह एक सच्चाई थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उनसे मजबूत था। इस क्षण हंगामे के कारण सड़क पर कई लोगों ने अपनी नजरें उस पर टिका दी। चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद जानवर की तरह देखे जाने की कोई इच्छा न होने के कारण अर्जुन ने किंग शी और किंग शान को इलाके छोड़ने की तैयारी करने का संकेत दिया। हालांकि जिस क्षण उसने अपना सिर घुमाया उसके दिल में एक सनसनी दौड़ गई। क्या वह भ्रम में था? उस व्यक्ति का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा जिसके बारे में वह हमेशा सपने देखता था ठीक उसी के सामने था। शी किंग जूंग एक अग्नि लाल प्लीटेड स्कर्ट पहने हुए थी। उसकी ठंडी आंखें जटिलता से भरी हुई थीं। वह चुपचाप वहां खड़ी थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी और बस उसे चुपचाप घूर रही थी। अर्जुन ने अब महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। जिस व्यक्ति को वह हमेशा चाहता था वह ठीक उसके सामने खड़ी थी, उसे घूर रही थी। 2 जीवनों के अनुभव के बावजूद वह अनिवार्य रूप से अभी भी एक कुंवारा था और उसे विपरीत लिंग के साथ ज्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि उसने डेटिंग थ्योरी की कई किताबें पढ़ी थीं और यहां तक कि कई कलात्मक फिल्में भी देखी थीं, लेकिन इसकी तुलना वास्तविकता से कैसे की जा सकती थी? अपने होठों को चाटते हुए उसने खुद से कहा कि घबराएं नहीं, क्योंकि उसने शी किंग जून को अभिवादन किया। हाय, आप कैसी हैं? क्या आप मुझे याद करती हैं? मैं वही था जिसने उस दिन आपके अंबरलायन स्टीड पर सवारी की थी जब आप शर्मा गांव गई थीं। अर्जुन ने अपने बालों को उलझाया जैसा कि उसने अपने चेहरे पर जल्दी जल्दी मुस्कान मजबूर की ताकि उस अजीब पल को छिपाया जा सके जहां उसने हकलाया था। शी किंग जून की ठंडी उपस्थिति थोड़ी पिघल गई जैसा कि उसके आकर्षक लाल होंठ थोड़े से मुस्कुराने के लिए हिले। वह मुस्कान, ये सर्दी की ठिठुरन में जीवन देने वाली धूप की चमक और गर्मियों की भयंकर गर्मी के दौरान आपके पास से गुजरने वाली आनंदमय हवा के समान थी। अर्जुन ने पाया कि उसने वे शब्द भूल गया था जो वह बोलने की तैयारी कर रहा था, जैसा कि वह उसकी मुस्कान में खो गया। मेरे पीछे आओ। शी किंग जून की ठंडी और मधुर ध्वनि वाली आवाज तैरती हुई आई, इससे पहले कि वह मुड़ी और चली गई। सितु बू फैंग के दिल में कड़वाहट और अवसाद से मिली एक अत्यंत जटिल भावना उठी। शी किंग जून एक ऐसी महिला थी जिसकी सगाई उससे बचपन से ही हो चुकी थी और उसने उसे कभी एक नजर भी नहीं दिखाई थी। अर्जुन चौंका, लेकिन जल्दी से उबर गया। अपने चेहरे पर एक विशाल मुस्कान के साथ उसने किंग शी और किंग शान को अलविदा लहराया। उसके चेहरे पर वह मुस्कान कुछ ऐसा था जो सभी पुरुष जानते थे, उस व्यक्ति की मुस्कान जो बिस्तर पर जाने वाला था। उन दोनों के जाने के बाद अर्जुन ने शी किंग जून की आकृति का पीछा तेजी से किया। अर्जुन ने शी किंग जून द्वारा बोले गए 2 शब्दों को सुनने के बाद वह तुरंत सचेत हो गया। हालांकि उसे दिखावा करने वाली और घमंडी महिलाएं पसंद नहीं थीं, लेकिन उसके लिए ये शी किंग जून का असली व्यक्तित्व था। इसके अलावा उसने अपने मंगेतर को एक नजर भी नहीं देखा, लेकिन उससे पहले ही उससे बात कर ली थी। उसने चुपचाप खुद को प्रोत्साहित किया, ही लगता है मैं वाकई लोकप्रिय हूँ। इसके अलावा वर्तमान में शी किंग जून वह सबसे सुंदर महिला थी जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। उनके पीछे सितु बू फैंग ने हताशा में अपने दांत पीसे, जैसा कि नफरत से भरा एक जहरीला नजर शी किंग जून और अर्जुन की पीठ की ओर निर्देशित था। दांत पीसते हुए उसने शपथ ली, बकवास व्यभिचारी जोड़ा, एक दिन मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसे छेड़ूंगा। जैसे जैसे वे एक साथ चल रहे थे, पता नहीं यह मात्र संयोग था या पहले से नियोजित कार्रवाई, अर्जुन का कंधा लगातार शी किंग जून के कंधे से रगड़ खाता रहा। शी किंग जून ने थोड़ा अपनी बाहें तानी, जैसा कि उसने ठंडी नजरों से अपने पास चल रहे अर्जुन को घूरा। उसे आश्चर्य हुआ, उसने पाया कि इस छोटे लड़के के पास वास्तव में परिष्कृत और उत्कृष्ट विशेषताएं थीं, और एक ऐसा चेहरा था जो भद्रता और थोड़ी सी पुरुषार्थ से भरा था। आंखें दिशा की स्पष्ट भावना से भरी हुई थीं। यह एक ऐसा आदमी था जो जानता था कि उसे भविष्य में क्या हासिल करना है। अनजाने में वह उसकी तुलना उन परिष्कृत पुरुषों से नहीं कर सकी जो उसके आसपास थे, जो सतह पर सज्जन और दयालु दिखते थे, लेकिन वास्तव में लगातार उसे वासना भरी आंखों से गुप्त रूप से देखते रहते थे। उनमें और इस लड़के में अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था। उसकी आंखें विशेष रूप से मनमोहक थीं।
उनमें एक ऐसा जादू था जो लोगों को उन्हें घूरने पर मजबूर करता था। उसकी बाहों के बीच वीरता का एक संकेत था जो अधिकांश महिलाओं को मंत्रमुग्ध कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसकी वह शरारती मुस्कान बाहर से उत्साह और चमक से भरी थी, लेकिन शी किंग-जून बता सकती थी कि यह एक उपहास के अलावा कुछ नहीं था। वह देख सकती थी कि अर्जुन की मुस्कान के भीतर छिपी हुई उन लक्षणों के निशान थे जो उसके समान थे, दूर और घमंडी। समग्र रूप से शी किंग-जून इस निष्कर्ष पर पहुंचने से खुद को नहीं रोक सकी कि यह छोटा लड़का वास्तव में अच्छा दिखता था। अचानक शी किंग-जून जम गई। मैं बाहरी रूप से इतनी मंत्रमुग्ध कैसे हो सकती हूँ, और इसके अलावा यह एक ऐसा बच्चा है जो मुझसे छोटा भी है। जून बड़ी बहन, आप क्यों घूर रही हैं? अर्जुन ने अचानक बीच में बोलते हुए एक शब्द का उपयोग किया जो कुछ हद तक उचित लगता था। आखिरकार शी किंग-जून उससे लगभग 5 साल बड़ी थी। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्द को सुनने के बाद अर्जुन किंग-जून लगभग झटके से उछल पड़ी, लेकिन जल्दी ही उस पर काबू पा लिया। अर्जुन के लिए उसे इस तरह संबोधित करना कुछ हद तक सही लगता था। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी भारी परेशानी खड़ी कर दी है? अर्जुन किंग-जून ने शांत रूप से कहा। परेशानी? किस परेशानी की बात कर रही हैं? क्या उस कचरे के ढेर की बात कर रही हैं? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। अर्जुन महसूस कर सकता था कि शी किंग-जून द्वारा पहले दिए गए जवाब में उसकी भलाई के लिए चिंता का स्पष्ट संकेत था, जिससे उसका दिल थोड़ा गरमाया। कचरा? तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये कचरे कौन हैं? शी किंग-जून के होंठ हल्के से हिले, मानो वह अपनी हंसी दबा रही थी क्योंकि अर्जुन ने अभी अभी एक मजाक किया था। अर्जुन ने सिर हिलाया, शी किंग-जून को घूरते हुए उसके जवाब बताने का इंतजार करते हुए। तुम्हें पता होना चाहिए कि सितु बू फैन सितु कुल से है। उस कचरे में उनमें से एक मेरा दूसरा भाई शी जोंग्याओ था, वहां डिंग कुल का युवा मास्टर भी था। और क्या तुम जानते हो कि डिंग कुल सितु कुल के पैमाने पर एक बड़ा कुल था? तुम वाकई कुछ हो। सकोस नगर में पहली बार, और तुमने पहले ही यहाँ के 3 सबसे बड़े कुलों के साथ परेशानी खड़ी कर दी है। शिट, अर्जुन ने सोचा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शी किंग-जून का भाई उन लोगों में से एक होगा जिन्हें उसने हराया था। हालांकि सब कुछ समझाने के बावजूद शी किंग-जून परेशान नहीं दिखती थी, या उसके चेहरे पर कोई निराशा या दोष देने के संकेत नहीं थे, यहाँ तक कि यह जानने के बाद भी कि वह उसका भाई था जिसने उसे हराया था। हालांकि तुमने इन लोगों को हरा दिया, तुम्हें ये जानना चाहिए कि उनके कैलिबर के साथ इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वे 4 महान कुलों के मुख्य वंशज थे। मेरे दूसरे भाई का उदाहरण लो। अपने माता पिता के प्यार और अनगिनत आध्यात्मिक दवाओं की सहायता से वह मार्शल जनरल क्षेत्र के 5वें ग्रेड में सफलता हासिल कर गया। लेकिन क्या इसने उसके लिए क्या किया? उसे वास्तविक युद्ध का अनुभव बहुत कम है, यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी का मार्शल जनरल जिसने वास्तविक युद्ध में अपने कौशल को निखारा हो, वह आसानी से उसे हरा सकता है। शी किंग-जून ने समझाया, जैसा कि उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा था मानो वह अर्जुन को कुछ न कहे गए बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। ही, क्या आप मेरे लिए चिंतित हैं या मेरी चिंता कर रही हैं? अर्जुन शरारत से मुस्कुराया, मानो वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अंतहीन छेड़खानी, 1 इंच मिलने पर हाथ फैलाना। अर्जुन इस क्षण अत्यंत प्रसन्न था, और वह पहले से अधिक साहसी होता जा रहा था। अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो वह निश्चित रूप से ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। लगातार शी किंग-जून का मौखिक लाभ उठाते हुए अर्जुन की लगातार चिकनी बातें सुनकर शी किंग-जून को बहुत अजीब लगा। वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी और इकलौती संतान थी। इस तरह वह शीकुल का चमकता हुआ मोती थी और बचपन से अब तक प्यार और स्नेह से सराबोर थी। अपने ठंडे और दूर रहने वाले स्वभाव के कारण जब वह छोटी थी तब भी उसके आसपास के बच्चों ने कभी भी उसे बड़ी बहन नहीं पुकारा था। ये पहली बार था जब उसे एक ऐसे व्यक्ति ने बड़ी बहन पुकारा था जो उससे छोटा था, लेकिन उस लड़के को पहले ही एक वयस्क माना जा सकता था। ऐसा एहसास उसके लिए वास्तव में नया था। तुम बेहतर होकर इतनी चिकनी बातें करना बंद करो। मैंने अभी तक अपने दूसरे भाई के साथ तुमने जो किया उसका बदला लेने के लिए तुम्हें नहीं ढूंढा है। शी किंग-जून और अधिक परेशान हो गई। यह आदमी स्पष्ट रूप से मौखिक रूप से उसका फायदा उठा रहा था, और फिर भी उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। गुस्से के बजाय उसे हंसने की इच्छा महसूस हुई। ये वह नहीं थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शी किंग-जून द्वारा शर्म से उस खूबसूरत नाक सिकोड़ने का दृश्य अर्जुन के लिए बिजली की चमक के समान था। मुंह खोले रहकर उसने इसे अपनी स्मृति के गहरे में संग्रहित कर लिया। चुप्पी साधे वह शी किंग-जून को चुराती हुई नजरों से देखता रहा। उसकी वह ठंडी सुंदरता अनूठी थी और उसके लिए अत्यंत आकर्षक थी। अर्जुन को नहीं पता था कि क्या यह उसके दूर रहने वाले स्वभाव के कारण ही शी किंग-जून इतनी आकर्षक थी। आखिरकार सभी पुरुष उन चीजों को चाहते हैं जो वे प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि तुम्हारी वर्तमान शक्ति उस युवा मास्टरों के समूह को हराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन तुम्हें भविष्य में बदले की कार्रवाई से सावधान रहना होगा।
आखिरकार, हालांकि विभिन्न महान कुलों के ये सदस्य बेहतरीन नहीं थे, लेकिन 100 कोस नगर के नागरिकों के लिए उन सभी को एक ही बार में हराना उनकी प्रतिष्ठा और घमंड को नष्ट करने के बराबर था। मैं दावे से कहती हूँ कि प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने के लिए कई चुनौती देने वाले तुम्हें तलाशते हुए और तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करते रहेंगे। एक क्षण के लिए सोचने के बाद अर्जुन मदद नहीं कर सका, लेकिन सहमत हुआ कि यह वास्तव में परेशानी का सामना था। अगर भविष्य में लगातार चुनौती देने वाले उसकी तलवार की ओर इशारा करते हुए चुनौती की मांग करते, तो उसे खरपतवार को एक एक करके उखाड़ने का समय कहां से आएगा। हालांकि उस हंगामे को पैदा करने से पहले अर्जुन ने संक्षेप में इसके बारे में सोचा था। ऐसा लगता है कि उसने परिणामों का गंभीरता से अनुमान लगाया था। बड़ी बहन, क्या आप जानती हैं, महान कुलों में 100 कोस नगर में युवा पीढ़ियों में सबसे मजबूत अभ्यास स्तर किसके पास है। अर्जुन जानता था कि अगर उसके प्रतिद्वंद्वी अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे, तो वे निश्चित रूप से अपनी युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत को बार बार उसे चुनौती देने के लिए भेजेंगे। अगर उसे उनकी शक्ति का पता होता, तो जब वह उनका सामना करता तो वह कम से कम इसके लिए तैयार रह सकता था। तुम काफी आशावादी हो, ये सोचना कि तुम इस तरह का सवाल भी पूछ सकते हो। लगता है तुम वास्तव में आत्मविश्वास से भरे हुए हो। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि तुम्हारी ताकत वास्तव में अपेक्षाओं से परे है। ये देखकर कि तुम कितने युवा हो, मुझे आश्चर्य है कि तुमने अपने वर्तमान शक्ति के स्तर को प्राप्त करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया। तुम्हारे मूल प्रश्न का जवाब देने के लिए ऐसे 2 प्रतिद्वंद्वी हैं जिनकी तुम्हें चौकसी करनी होगी। सितु कुल का सितु लुवान और डिंग कुल का डिंग लांग। वे दोनों तीसरी पीढ़ी में हैं और वे लगभग 30 जोड़ वर्ष की आयु के हैं। साथ ही दोनों ने पहले ही मार्शल कमांडर के दूसरे और तीसरे ग्रेड में सफलता हासिल कर ली है। शीकिंग जून ने जवाब दिया, जैसा कि उसके स्वर में चिंता का सबसे मामूली निशान सुना जा सकता था। शीकिंग जून को महसूस हुआ कि उसने आज जितनी बार हंसी, वह पहले ही एक साल में हंसने की कुल संख्या से कहीं अधिक थी। वह भी इस आदमी को चुराती हुई नजरों से देखे बिना नहीं रह सकी, भले ही वह मुश्किल से एक आदमी था। अर्जुन ने शी किंग जून से जानकारी प्राप्त करने के बाद अंततः राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, तीसरी पीढ़ी में सबसे मजबूत का अभ्यास अभी भी उसकी उम्मीदों के भीतर था। दूसरी पीढ़ी की प्रतिभा, शर्मा कुल के किंग हे के पास भी अपने 30 के दशक में इसी तरह की शक्ति का स्तर था। ये जाने बिना कि क्यों अर्जुन को अनजाने में लगा कि वर्तमान में वह मार्शल कमांडर क्षेत्र के दूसरे और तीसरे ग्रेड वाले प्रतिद्वंद्वियों के साथ सीधे टकराने में सक्षम था। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। आप क्या जानती हैं, बड़ी बहन, आपको भविष्य में अधिक मुस्कुराना चाहिए। तुम एक खिलते हुए गुलाब की तरह हो, तुम मुस्कुराने पर इतनी चमकदार दिखती हो। मेरे लिए अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी सुंदरता राजाओं को भी अपने साम्राज्य छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। अर्जुन शी किंग जून को छेड़ते रहा, जैसा कि शी किंग जून के चेहरे पर लाली और अधिक गुलाबी होती गई। छोटे बच्चे, क्या तुम पिटना चाहते हो? ये कहने के बाद शी किंग जून ने अपनी मुट्ठी बढ़ाई और जबकि भयंकर शर्म से लाल हो रही थी, उसने इसे धीरे से अर्जुन के कंधे से लगाया। ये पहली बार था जब उसने एक छोटी लड़की के तुल्य इशारा निष्पादित किया था। अर्जुन एक मूर्ख की तरह मुस्कुराता रहा, जैसा कि उसने खुशी खुशी शी किंग जून को अपने को मारने की अनुमति दी। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, वह सिर्फ शी किंग जून के शर्माने और उसकी चमकदार मुस्कान के बारे में सोच रहा था, जो पहले ही दृढ़ता से उसके दिमाग में समा चुकी थी। 2 प्रकार की महिलाएं थीं जो एक आदमी को खुश कर सकती थीं। पहला, एक अतुलनीय रूप से मनमोहक सौंदर्य जो राज्यों को गिरा सकने में सक्षम थी। दूसरा, प्यारी महिलाएं। एक महिला सुंदर थी क्योंकि वह आपके लिए कितनी प्यारी थी। शी किंग जून स्पष्ट रूप से पहली श्रेणी से संबंधित थी। अगर वह थोड़ा और प्यारा अभिनय कर सकती थी, तो कोई संदेह नहीं था कि वह हर जगह पुरुषों को पागल कर देगी। वैसे भी, मैं पहले ही एक वयस्क हूं और अब एक बच्चा नहीं हूं, इसलिए आपको मुझे एक वयस्क की तरह व्यवहार करना याद रखना होगा, ठीक है? उसकी आंखों में गंभीरता स्पष्ट थी, जैसा कि उसने शी किंग जून से कहा। जीवन में सभी पुरुषों ने शायद विपरीत लिंग के साथ छेड़खानी की होगी। मुख्य बिंदु ये था कि हालांकि तुम 1 इंच प्राप्त करने के बाद 1 गज मांग सकते थे, लेकिन तुम्हें यह भी जानना होगा कि कब रुकना है। अगर यह बहुत अधिक किया गया, तो लड़की केवल निराश महसूस करेगी और दूर भाग जाएगी। ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, छोटे वयस्क। एक हल्की हंसी गूंजी जैसा कि शी किंग जून जा रही थी। उस हंसी की आवाज एक राक्षसी आकर्षण के समान थी, लगातार उसके दिमाग के चारों ओर घूम रही थी, बिखरने में असमर्थ। इतनी सुंदर, तुम भविष्य में मेरी हो जाओगी। अर्जुन के पास इस क्षण केवल यही विचार था। उसने पहले कभी कुछ भी इतना नहीं चाहा था। तो यही था जिसे लोग इच्छा और लालसा कहते थे। इच्छाओं और लालसाओं के कई प्रकार थे, जिसमें शामिल थे धन, शक्ति, महिलाएं। वे प्रेरणा का स्रोत हो सकते थे, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होता था, तो वे केवल एक दयनीय स्थिति में समाप्त होंगे। अगर तुम्हारे पास समय हो, तुम हमेशा शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा।
अर्जुन ने शी किंग जून की पीछे हटती हुई आकृति के पीछे पुकारा। उसके साथ बिताए गए कुछ छोटे पलों के बावजूद उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना आनंददायक महसूस नहीं किया था और कोई नहीं जानता था कि उनकी अगली मुलाकात कब होगी। इस प्रकार अर्जुन शी किंग जून को इस तरह से जाने देने के लिए अनिच्छुक था। शायद शी किंग जून अर्जुन की आवाज में ईमानदारी सुन सकती थी। उसने अप्रत्याशित रूप से जाने से पहले सिर हिलाया। उसका वह सुंदर पीछे का दृश्य फूलों के बीच तितलियों के उड़ने की तुलना किया जा सकता था। अपने कदमों में एक चुस्ती के साथ अर्जुन ने शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर वापस लौटने का फैसला किया। अनजाने में दोपहर हो चुकी थी। जैसा कि वह दुकान पर वापस लौटा, उसे आश्चर्य हुआ। उसने प्रिया, उसके तीसरे चाचा और चाची, किंग शान और किंग शी सभी उसका इंतजार करते हुए पाए, उसे अजीब रोशनी के साथ घूरते हुए। अर्जुन, क्या तुमने वास्तव में लेस देन बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स ग्रेटर देन के तलवार रूपों का उपयोग करके सितु बू फैन और उसके गुर्गों को हराया था? सितु लुवान का रहस्य। अर्जुन, क्या तुमने वास्तव में लेस देन बेसिक तलवार तकनीकों ग्रेटर देन के तलवार रूपों का उपयोग करके सितु बू फैन और उसके गुर्गों को हराया था? प्रिया की खुशी में आश्चर्य की मिलावट थी जब उन्होंने पूछा। आखिरकार प्रिया उन युवाओं के समूह से परिचित थीं जिन्हें अर्जुन ने हराया था और इस प्रकार उनकी शक्ति के स्तर के बारे में जानती थीं। वे घमंड महसूस किए बिना नहीं रह सकीं। एक माँ का सबसे गर्व का क्षण तब होता है जब उसका बच्चा वास्तव में प्रभावशाली बनकर चमकता है। ये सबसे संतोषजनक, साथ ही सभी क्षणों में सबसे भावुक था। सही, तुम सभी को लेस देन बेसिक तलवार तकनीकों ग्रेटर देन को कम नहीं समझना चाहिए। उनके भीतर ऐसी नींव छिपी है जो तुम्हें तलवार के मार्ग की गहरी समझ प्रदान करेगी। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि यह सच था। अर्जुन, तुम ये कैसे कर सके? जिन लोगों को तुमने हराया उनमें से एक का नाम शीजोंग याओ था, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उसकी ताकत कम नहीं है। तीसरे चाचा किंग हू ने संदेह में अपनी बाहें तानते हुए पूछा। वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। तुम लोग लेस देन बेसिक तलवार तकनीकों ग्रेटर देन में सूचीबद्ध विभिन्न तलवार रूपों को जानते हैं ना? सभी तलवार रूपों में भेदन वाला रूप सबसे तेज गति वाला था। मैंने उस रूप का अभ्यास सैकड़ों लाखों बार किया, हद तक कि मैंने मात्रा का हिसाब भी खो दिया और तलवार के सत्य के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त किया। मुझे विश्वास है कि अगर दूसरों ने मेरे जैसा ही प्रशिक्षण लिया, एक साधारण चाल को सैकड़ों लाखों बार परिपूर्ण किया, तो वह भी मेरे जैसा ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसके जैसे कितने लोग थे और समय को केवल एक साधारण तलवार की चाल के प्रशिक्षण में बर्बाद कर सकते थे? कितने लोगों के पास स्वर्ग विरोधी समय फैलाव कलाकृतियां थीं जो उन्हें ऐसा करने में मदद कर सकें? अर्जुन ने जो कहा उससे सभी दंग रह गए। अपनी तलवार कौशल को निखारने में 10 साल लगते हैं, ये सब कुछ जानते थे। हालांकि ये सोचना कि सबसे सरल तलवार तकनीकों में भी अनगिनत बार निखारने के बाद इतनी भयंकर शक्ति छिपी हो सकती है। क्या परिप्रेक्ष्य में बदलाव था? तलवार उपयोगकर्ता को कितनी इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी? अर्जुन को देखते समय सभी की नजर में आश्चर्य और सम्मान भरा था। प्रिया के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिली जब उन्होंने अर्जुन के बालों को उलझाया, जबकि उनके दिल में जटिल भावनाएं थीं। उन्हें लगा कि अर्जुन तेजी से रहस्यमयी होता जा रहा था। अर्जुन ने उन्हें जो आश्चर्य दिए थे वे उनकी सभी उम्मीदों से कहीं अधिक थे। वे उस वृद्ध व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी जिसने अर्जुन को प्रशिक्षित किया था। योजक चिन्ह 100 कोस नगर में एक विशेष शानदार कमरा। एक दीर्घ मजबूत ढांचे वाला पुरुष भड़कीले वस्त्र पहने हुए एक आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास एक कम कपड़े पहने हुए भरी भरकम महिला जिसके शरीर पर एक तौलिया लिपटी हुई थी, उस युवक को मालिश दे रही थी। उस महिला के सिर पर लंबे काले बाल थे, दूधिया सफेद त्वचा, एक लचीली कमर और एक मनमोहक उपस्थिति थी। उसके कान छोटे और थोड़े घुमावदार, अत्यंत आकर्षक थे। 1 घंटा बीता जब रोने की आवाज तीव्रता में और अधिक हो गई। अचानक केवल चुप्पी छाई रही। पुरुष ने ठंडे मन से मुस्कुराते हुए अपना शरीर उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। पुरुष ने कमरे के बाहर के गलियारे का पीछा किया जैसा कि वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। यह एक स्वतंत्र शानदार आंगन था। मालिकों ने इसे डिजाइन करने में कोई खर्च नहीं बचाया था। लाल कालीन हर जगह बिछाए गए थे, गलियारों से लेकर मुख्य हॉल तक, और यह एक शानदार निवास में रखेल रखने के लिए उपयुक्त लगता था। जैसे ही पुरुष महान हॉल में प्रवेश किया, उसका सुंदर चेहरा तुरंत दर्द और पीड़ा से भरे नजर से बदलकर सर्वोच्च आत्मविश्वास प्रदर्शित करने लगा। हॉल में सभी पुरुष खड़े हो गए और उन्होंने उस पुरुष के सामने जाकर उसका अभिवादन किया। लुवान भाई अभी भी हम में सबसे मजबूत हैं। एक पतला और कमजोर दिखने वाला युवक चापलूसी करने लगा जैसा कि उसने लुवान भाई नाम के पुरुष को अंगूठा ऊपर का इशारा किया। लुवान भाई कहलाने वाला पुरुष एक कामुक मुस्कान से भरा था। यह मुस्कान कुछ ऐसा था जिसे सभी पुरुष समझते थे। लुवान भाई कहलाने वाला पुरुष और कोई नहीं बल्कि सितु कुल का सितु लुवान था, युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत।
वह अपने भाइयों के दल के साथ मजाक और हंसी मजाक करते हुए आराम से दिखता था, फिर भी उसका दिल भारी था जब उसने उनकी प्रशंसा सुनी। लुवान भाई, उस शर्मा गांव के युवक ने आज तुम्हारे छोटे भाई के साथ साथ शीजोंग याओ को भी पटक दिया था। एक मजबूत बनावट वाला युवक जिसकी संरचना बाघ की पीठ और भालू की कमर के तुलनीय थी, बोला। डिंग चेन, क्या तुम्हारा छोटा भाई डिंग जिंग भी उन हराए गए लोगों में से एक नहीं था? सितु लुवान और बाकी लोगों के बैठने के बाद एक युवा महिला ने जल्दी से उन्हें चाय परोसी। चाय के कप सभी बैंगनी रेत से बने थे, जो सितु कुल की संपत्ति को दर्शाते थे। ये समूह अमीरों के बेकार बेटों या बड़े कुलों के शिष्य थे। उनका हर भोजन मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट भोजन की बहार से भरा होता था। वे अच्छा खाते थे और व्यापक रूप से महिलाओं के साथ खेलते थे। ही, डिंग चेन ने शर्म से हंसा। डिंग चेन, कम प्रोफाइल रखना तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि वह लड़का डिंग लांग डिंग कुल का कुल प्रमुख बने? तो क्या हुआ अगर तुम सबसे बड़े पोते नहीं हो? तुम अभी भी अपने लिए लाभदायक स्थितियां बना सकते हो, डिंग लांग की प्रतिष्ठा को काला करके और उसे डिंग कुल से बाहर निकालने पर मजबूर करके। डिंग चेन के ईमानदार और सीधे दिखने के बावजूद सितु लुवान जानता था कि उस मूर्खतापूर्ण आडंबर के नीचे छिपा हुआ एक निर्दयी और निर्मम आदमी था। समय अभी सही नहीं है, थोड़ा और इंतजार करते हैं, जब वह समय आएगा लुवान भाई को मुझे एक मदद करनी होगी। डिंग चेन हंसता रहा। तब से जब सितु लुवान ने अभ्यास के दौरान शरीर के निचले हिस्से को चोट पहुंचाई थी, उसने सभी उपचारों की कोशिश की और अनगिनत डॉक्टरों की राय ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सभी उम्मीदें टूट हो गईं। कोई भी महिला कितनी भी मनमोहक या आकर्षक क्यों न हो, वह उसके लिए बेकार थी। एक आवेग के तहत उसने उन सभी डॉक्टरों को मार डाला जिनसे उसने परामर्श किया था, केवल खुद को छोड़कर जो रहस्य जानता था। उसके बाद उसने अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने में सभी प्रयास लगा दी, लेकिन उसकी पूर्व प्रेमिका को इस बारे में पता चल गया था। इसलिए उसके पास उसे लुभाने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उसे धमकी देते हुए कि वह उसका पूरा परिवार मार देगा। बिना किसी विकल्प के उसकी पूर्व प्रेमिका केवल मानने को मजबूर थी और उसने सहा अपने सभी प्रयासों के लिए मृत्यु। क्या डिंग लांग को इसके बारे में पता है? सितु लुवान ने प्रश्न पूछा, जैसा कि उसने डिंग चेन की ओर एक तिरछी नजर डाली। उसे पता है, लेकिन उसने कभी भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वह कभी भी इस समूह के लोगों को ऊंचा समझेगा, डिंग चेन ने कहा, जैसा कि जटिल भावनाओं ने उसे स्वर दिया। वह लड़का हमेशा हवा में सिर घुमाए रहता है। भविष्य में जब वह मरेगा तो मुझे डर है कि वह ये भी नहीं जानेगा कि किसने मारा। सितु लुवान ने ठंडे दिल से चिल्लाया। बाहरी लोग पहले ही हमारे सिर पर चढ़ चुके हैं। आखिरकार डिंग लांग सोकोस नगर में सभी युवा पीढ़ियों का प्रतिनिधि है। हमें कुछ नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह इस अपमान को कब तक सहन करता है। यहाँ ये लोग सोकोस नगर के महान कुलों के सदस्य थे। डिंग चेन डिंग कुल से था। सितु लुवान के साथ दोस्ती करने का उसका एकमात्र उद्देश्य सितु लुवान को डिंग लांग को निपटाने में मदद करना था। शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान में अर्जुन अपने अपने कार्यों में व्यस्त था। वह उन बेकार लोगों के समूह के बारे में जिन्हें उसने हराया था जरा भी चिंतित नहीं था। जब तक वे उसे परेशानी के लिए नहीं ढूंढते, अर्जुन उनके द्वारा किए गए कार्यों की परवाह नहीं करता था। भले ही वे सार्वजनिक रूप से दुकानों को लूटें या दिन दहाड़े किसी की हत्या करें, ये भी उसका कोई काम नहीं था। आखिरकार अर्जुन इतना दयालु नहीं था, वह ईसा नहीं था। रात के दौरान अर्जुन बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसने उन 2 खजानों के बारे में सोचा जिन्हें उसने उस दिन पहले अपने स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया था, जैसा कि उसने क्रिस्टल तालाब की खोज की और फिर काले रंग की पेड़ की डाल को प्राप्त किया जो आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी। लगभग आधे दिन तक निरीक्षण करने के बावजूद वह ये नहीं बता सका कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, और अंततः उसने पेड़ की डाल को ऊर्जावर्धक वृक्ष के पास की मिट्टी में लगाने का निर्णय लिया और उसने क्रिस्टल तालाब से थोड़ा पानी उस पर डाला। जहां तक लौहसार की बात थी, उसने इसे क्रिस्टल तालाब के पास गीली मिट्टी पर रखा, जैसा कि वह अपने अभ्यास की तैयारी में पैर लपेटकर बैठ गया। 49वें चक्र में सफलता हासिल करने की विफलता से प्रतिक्रिया को सहन करने के अलावा अर्जुन अपनी विफलता के बाद के समय का उपयोग अपने भूतिया कदमों, एकाकी तीव्र मुट्ठी, छिपे हुए हथियार तकनीक और लेस देन बेसिक तलवार तकनीकों ग्रेटर देन से तलवार रूपों में भी प्रशिक्षण के लिए करता था। अर्जुन को आशा थी कि वह जल्द ही प्राचीन सुदृढ़ीकरण तकनीक की चौथी आकाशीय परत में कदम रख पाएगा। अर्जुन की वासना। अर्जुन हमेशा बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र में अंतिम क्षण तक रहता था, इससे पहले कि वह जबरदस्ती से बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह के दुर्लभ खजाने के साथ वह समय का एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से सोकोस नगर की युवा पीढ़ी से कोई हलचल नहीं थी। अर्जुन को खुशी और आश्चर्य दोनों हुआ। हालांकि उसने इसे थोड़ा अजीब पाया, लेकिन वह इसके पीछे के कारण पर विचार करके अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला था।
उसने अपना समय पूरी तरह से अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने और उन विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में अपने ज्ञान को निखारने में बिताया जिन्हें उसने बैंगनी जैदमर के क्षेत्र में प्रत्यारोपित किया था। अब उसके स्थानिक क्षेत्र में पहले से ही वनस्पति का एक बड़ा भूखंड था। हरे, पीले, लाल विभिन्न रंग एक साथ मिलकर एक सुंदर दृश्य बना रहे थे, जो बैंगनी जैदमर के क्षेत्र की पहले की बंजर भूमि में एक पर्यटक आकर्षण के समान था। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अब मात्र नर्सरी नहीं थीं, स्थानिक क्षेत्र के समय फैलाव प्रभाव के साथ उनकी वृद्धि में सहायता करते हुए वे जीवन की एक जोरदार भावना प्रदर्शित कर रही थीं। अर्जुन के अनुमान के अनुसार समय फैलाव प्रभाव के अलावा उसे दृढ़ता से विश्वास था कि क्रिस्टल तालाब के रहस्यमयी पानी, जो असीम आध्यात्मिक क्यूचीक से संतृप्त लगता था, का भी इसे कुछ लेना देना था। 100 औषधि बगीचे में प्राप्त अनुभव से उसने सीखा कि हमेशा ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां होती हैं जो मुरझा जाती हैं और मर जाती हैं। हालांकि उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने निर्णय लिया कि उत्सर्जित जीवन शक्ति की जोरदार भावना ये संकेत दे रही थी कि जड़ी बूटियां जिसे उसने यहाँ स्थानिक क्षेत्र में प्रत्यारोपित किया था, वे मुरझाकर नहीं मरेंगी। हरियाली के विशाल भूखंड को देखकर अर्जुन अपने दिल में एक शांति महसूस कर सकता था। ऐसा था मानो जड़ी बूटियों की वृद्धि और अपने ज्ञान में विश्वास से उसे हौसला मिला था। उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था जो बड़े कुलों के उन अमीर युवकों के बराबर था। वास्तव में इस विशाल धन के स्रोत को पूरी तरह से परिपक्व होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। बाहर के 10 साल का मतलब स्थानिक क्षेत्र में 1000 साल थे। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक विशाल भूखंड जो 1000 साल पुरानी हो चुकी हो, कोई भी ऐसी मात्रा में जड़ी बूटियां कैसे पैदा कर सकता है? बस इसे सोचकर ही अर्जुन अंतहीन उत्साह और उमंग से भर गया। उसे चिकन पकने से पहले गिनना नहीं चाहिए। अपनी लालसा को मन से साफ करने के लिए सिर हिलाते हुए अर्जुन ने उस काले रंग की पेड़ की डाल की जांच करने गया जिसे उसने पहले मिट्टी में लगाया था। उसने पाया कि डाल की सतह के अलावा जो अधिक चिकनी और नम हो गई थी, कोई अन्य बदलाव नहीं था। अपनी बाहें तानते हुए उसने इसे मिट्टी में छोड़ने और पानी देने का निर्णय लिया। अर्जुन को निश्चित नहीं था कि यह काले रंग की पेड़ की डाल या पेड़ की जड़ अंकुरित हो पाएगी या फूल या फल देगी। शर्मा कुल की औषधि दुकान का व्यवसाय अपेक्षाकृत धीमी गति से चल रहा था, बहुत व्यस्त नहीं था। उनके ग्राहकों का बहुमत मुख्य रूप से 100 कोस नगर के फार्मेसी और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की दुकान के मालिक थे जो सामग्री खरीदने आते थे। दुकान के मालिकों के अलावा 100 कोस नगर के नागरिक भी थे जो बीमार थे और चिकित्सा सहायता चाहते थे। इन दो प्रकार के ग्राहकों के अलावा उनके पास ऐसे ग्राहक भी थे जो दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीदना चाहते थे जो अन्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की दुकानों या फार्मेसियों में नहीं मिलती थीं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेचने के अलावा शर्मा कुल की औषधि दुकान ने अपनी आपूर्ति का निर्माण अपनी खुद की जड़ी बूटियां उगाकर और दूसरों से खरीद कर भी किया। उनकी आपूर्ति का एक हिस्सा उन लोगों से भी आता था जो पहाड़ों पर जड़ी बूटियां एकत्र करने गए थे या जिन्होंने खुद जड़ी बूटियां उगाई थीं। जाहिर है, जड़ी बूटियां खरीदने की कीमतें उनकी बिक्री मूल्य से काफी कम थीं, क्योंकि शर्मा कुल को जड़ी बूटियों को एक परिष्कृत उत्पाद बनाने के लिए और अधिक प्रसंस्करण करना पड़ता था जिसे फिर बेचा जाता था। इसके अलावा शर्मा कुल की औषधि दुकान का स्वर्गीय नदी नगर हेवनली रिवर सिटी के साथ एक व्यापार समझौता था। वे आमतौर पर उन दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों को ले जाते थे जो स्वर्गीय नदी नगर में कम थीं, बदले में उन दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों के लिए जो 100 कोस नगर में कम थीं। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। स्वर्गीय नदी नगर की बात करते हुए अर्जुन को अनायास ही लानयान बैकवोटर की याद आ गई, वह महिला जिसके लिए उसके चचेरे भाई किंगहू लगातार तरसता था। हालांकि लानयान बैकवोटर ने अपनी किशोरावस्था पूरी कर ली थी, एक पूर्ण विकसित महिला का आकृति थी और वास्तव में आकर्षक थी। वह बिना मदद के महसूस नहीं कर सका कि वह अभी भी एक बच्चे के अलावा कुछ नहीं थी। अर्जुन को हमेशा लगता था कि यह महिला परेशानी के अलावा कुछ नहीं थी। शर्मा कुल के स्वर्गीय नदी नगर के साथ व्यापार समझौता होने का कारण, जो 100 कोस नगर से कई गुना बड़ा और अधिक समृद्ध शहर था, यह था कि शर्मा कुल का स्वर्गीय नदी नगर के हुआ कुल के साथ अत्यंत निकट संबंध था। हुआ कुल का कुल प्रमुख एक बार धर्मपाल से अपनी जान बचवाया था। उसका और धर्मपाल के साथ संबंध अत्यंत निकट था और जैसे ही वे अच्छे बने, उन्होंने भाई बनने का निर्णय लिया। उस समय उन्होंने एक दूसरे की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत अधिक नहीं पूछा, उन्हें केवल इतना ही पता था कि एक स्वर्गीय नदी नगर से था और दूसरा शर्मा गांव से। बाद में जब उन्होंने त्योहारों के अवसरों पर एक दूसरे का दौरा किया, तब धर्मपाल को पता चला कि उसका सौतेला भाई हुआ सुईयून हुआ कुल से था, जो स्वर्गीय नदी नगर के सबसे धनी कुलों में से एक था और अब हुआ कुल का वर्तमान कुल प्रमुख था। हालांकि हुआ कुल को स्वर्गीय नदी नगर में एक शक्तिशाली कुल माना जा सकता था, लेकिन फिर भी कई अन्य कुल थे जो स्थिति और शक्ति में उनसे आगे थे। आखिरकार स्वर्गीय नदी नगर जैसी जगह की तुलना 100 कोस नगर से नहीं की जा सकती थी। अर्जुन ने प्रिया को ये कहते हुए सुना था कि हाल ही में हुआ कुल के कुल प्रमुख हुआ सुई युन ने किंवदंती ज़ियानतियन क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली है, जिससे स्वर्गीय नदी नगर में हुआ कुल की स्थिति और मजबूत हो गई। ये सोचना कि उस समय उसकी शक्ति धर्मपाल के बराबर थी, लेकिन अब उनके बीच एक दुनिया का अंतर था।
ज़ियानटियन और हॉटियन, एक आकाश था और दूसरा पृथ्वी। धर्मपाल हॉटियन के चरम पर था, मार्शल कमांडर क्षेत्र के 10वें ग्रेड पर। जब तक वह उस छोटे से कदम को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा, ज़ियानटियन क्षेत्र के द्वार में प्रवेश करने का, वह तुरंत एक गौरैया से मोर बन जाएगा। हालांकि यह एक दुर्भाग्य की बात थी, आखिरकार 9 महाद्वीपों की दुनिया में धर्मपाल के जैसे अभ्यास स्तर वाले बहुत लोग थे। वह अंतिम कदम उठाना इतना आसान कैसे हो सकता था? ज़ियानटियन क्षेत्र में कदम रखने की संभावना 10,000 में से भी एक नहीं थी। जब से हुआ सुई युन ने ज़ियानटियन क्षेत्र में सफलता हासिल की, उसने कुल के मामलों को संभालने का सारा काम अपने बेटे को सौंप दिया। उसने बार बार दोहराया कि भविष्य में, चाहे शर्मा कुल को कितना भी छोटा काम हो जिसमें मदद की जरूरत हो, हुआ कुल को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। परिणामस्वरूप व्यापार समझौता अस्तित्व में आया और कमाया गया अधिकांश पैसा शर्मा कुल के खजाने में बह गया। दोनों कुलों के बीच संबंध अत्यंत निकट थे। हुआ सुई युन ने लंबे समय से प्रिया को अपनी बेटी की तरह माना था। इस प्रकार शर्मा कुल और हुआ कुल के बीच व्यावसायिक लेन देन दोनों को प्रिया द्वारा संभाला जाता था। माँ, जब भी आप भविष्य में स्वर्गीय नदी नगर जाएं, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? मैं स्वर्गीय नदी नगर के दृश्य देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपने परिवारों के बीच मौजूद संबंधों के विवरण सीखने के बाद उत्साहपूर्वक कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा परिचय युन दादाजी से कराऊंगी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सही, वैसे यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी हाल ही में स्वर्गीय नदी नगर से भेजे गए बैच में थी। ये किस प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है? अर्जुन उत्साह से काम रहा था। हालांकि उसे अपने सवाल का जवाब मोटे तौर पर पता था, फिर भी उसने पुष्टि के लिए पूछने का फैसला किया। ये 4 पत्ती फूल 4 लीफ फ्लावर है। यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी केवल स्वर्गीय नदी नगर के स्वर्गीय नदी घाटी में उगती है। हालांकि यह सामान्य दिखती है, इसके भीतर निहित प्रभाव और लाभ बहुत विशाल हैं। ये गंभीर बीमारियों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ दवा बनाते समय एक महत्वपूर्ण सामग्री में से एक है, और पूरे सौकोस नगर में केवल शर्मा कुल के पास ही यह जड़ी बूटी है। जैसा कि अपेक्षित था, ये 4 पत्ती फूल था। अर्जुन बहुत उत्साहित था, मानो वह एक पुराने दोस्त से मिल रहा था। उसने इस दुनिया में आखिरकार कुछ परिचित चीज पाली थी। अर्जुन ने 4 पत्ती फूल को अपने हाथों में पकड़ा और इसकी बारीकी से जांच की। 4 पत्ती फूल, ये सबसे बेकार आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से एक था जब अर्जुन अपनी पिछली दुनिया में वेस्टर्न फैंटेसी खेल रहा था। ये सोचना कि इसे यहाँ सौकोस नगर में एक मूल्यवान संसाधन माना जाता है। इसके बावजूद वह निश्चित नहीं था कि 4 पत्ती फूल किस ग्रेड के अंतर्गत आता है। वह सिर्फ इतना जानता था कि 3 ग्रेड और उससे ऊपर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए केवल रसायन शास्त्री ही गोलियां बना सकते थे। प्रिया साल में 2 बार स्वर्गीय नदी नगर जाती थीं। हर यात्रा में कम से कम 1 महीना लगता था। पहली यात्रा वर्ष की शुरुआत में होती थी और दूसरी शरद ऋतु के दौरान होती थी। प्रिया हाल ही में अपनी स्वर्गीय नदी नगर की यात्रा से लौटी थी और अगली यात्रा तक लगभग आधा साल का समय था। माँ, क्या आप जानती हैं कि यहाँ सौकोस नगर में कौन से सबसे मजबूत कुल निवास करते हैं? अर्जुन ने प्रिया को स्वर्गीय नदी नगर से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बैच को संग्रहित करने में मदद करते हुए पूछा। सतह पर यहाँ सबसे मजबूत कुल हैं शी कुल, सितु कुल, यू कुल, डिंग कुल। लेकिन जहां तक ज़ियानटियन क्षेत्र के उन किंवदंती अभ्यासियों की बात है, कोई नहीं जानता कि वे कितने हैं। लेकिन उन ज़ियानटियन अभ्यासियों में से कितने ऐसे छोटे शहर में रहने को तैयार होंगे? बड़े और अधिक शक्तिशाली शहर सभी ज़ियानटियन अभ्यासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए अकल्पनीय धन और लाभ प्रदान कर रहे हैं। प्रिया ने धीरे धीरे समझाया। वह यूहे सराय का मालिक जिससे तुम पहले मिले थे, वह यू कुल से संबंधित है। प्रिया ने अपने चेहरे पर हंसी स्पष्ट होते हुए कहा, जबकि यूहे द्वारा अर्जुन के गाल को दबाने की यादें उनके दिमाग में तैर गईं। ओह! अचानक उस शरारती युवती के बारे में विचार उठी जो उससे थोड़ी बड़ी थी, जो पहले लगातार उसे छेड़ती रहती थी। उसका आकृति पूरी तरह से समानुपातिक था, अच्छी तरह गोल स्तनों के साथ जो अत्यधिक बड़े नहीं थे। उसकी पतली देह में मांस का सही मात्रा थी जो रात को सोते समय करीब से गले लगाने के लिए सबसे अच्छा होगा। वह थोड़ा परिपक्व चेहरा, जिसमें उन आकर्षक आंखों में शरारत का संकेत था जो बहुत उत्तेजना भरा था। ऐसा स्वाद, जाहिर है उसे इसका नमूना लेना था। शीकिंग जून ठंडी और दूर रहने वाली थी, जबकि यूहे में थोड़ी अधिक अनुग्रह और फ्लर्ट करने का तरीका था। एक बर्फ की राजकुमारी थी जबकि दूसरी को केवल एक शरारती बिल्ली के रूप में वर्णित किया जा सकता था। एक ही नाव पर मिलने के लिए 100 साल के कर्म और भाग्य की आवश्यकता होती है, जबकि एक ही तकिया साझा करने के लिए 1000 साल के कर्म और भाग्य की जरूरत होती है। ही, मुझसे मिलना 1000 साल के कर्म और भाग्य के बराबर है। इन दोनों को भागने का विचार नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कल्पना की कि रोज रात इन दोनों आदर्श महिलाओं को गले लगाकर सोने के बारे में, जिससे उसका दिल उमंग से खुजली करने लगा, मानो वह उन्हें गिराने के लिए दौड़ने का इंतजार नहीं कर सका। प्रिया, जो उसके बगल में खड़ी थी, अर्जुन के चेहरे के अचानक बदलाव से हैरान थी, जबकि उन्हें अचानक अपने बेटे को लात मारने की एक मजबूत इच्छा उठी।
पैसा कमाने का मार्ग। क्या 4 महान कुलों के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण हैं? अर्जुन ने पूछा। उसके मन में उसने नहीं सोचा था कि वे होंगे। आखिरकार चारों कुल सौकोस नगर में एक दूसरे के प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी थे। 4 महान कुलों के बीच संबंध अच्छे या बुरे के लिए एक साथ बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो एक डोरी पर खड़े टिड्डे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। अपनी तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बावजूद 4 कुलों के बीच अंतर्जातीय विवाह संबंध भी हैं। एक उदाहरण, वर्तमान पीढ़ी से यह सितु कुल का सितु बुफैन और शी कुल की शी किंगजूंग है। इस प्रकार 4 कुलों के बीच संबंधों का वर्णन केवल रिश्तों के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जिसमें थोड़ी दुश्मनी भी निहित थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शी किंगजूंग सितु बुफैन की परवाह नहीं करती थी। आखिरकार यह एक व्यवस्थित विवाह था। क्या उसका ठंडा स्वभाव इसी से उत्पन्न हुआ था? अर्जुन जानता था कि शी किंगजूंग ने पहले ही उसके दिल में एक अत्यंत गहरा प्रभाव छोड़ा था। वह जितना भी प्रयास करता, वह उसे भूलने में असमर्थ था। इस प्रकार वह शी किंगजूंग से संबंधित हर चीज के बारे में अत्यंत चिंतित था। क्या शर्मा गांव के कुलों की आर्थिक शक्ति, जो सौकोस नगर में व्यापार कर रहे हैं, की तुलना सौकोस नगर के 4 महान कुलों की आर्थिक शक्ति से की जा सकती है? अर्जुन जानता था कि उसके शर्मा कुल के अलावा लान कुल, तोन कुल और फैंग कुल भी थे जिनका यहाँ सौकोस नगर में व्यवसाय था। नहीं, भले ही शर्मा गांव के सभी कुल मिलकर भी हम सौकोस नगर के किसी भी महान कुल के लिए मुकाबला नहीं थे। इसके बावजूद तुम्हारे दादाजी अभी भी हॉटियन के चरम पर हैं। भले ही वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर दें, फिर भी उन्हें हमें आवश्यकता से अधिक उकसाने से बचने के लिए सावधान रहना होगा, क्योंकि वे हमारे शर्मा कुल और स्वर्गीय नदी नगर के हुआ कुल के बीच संबंधों के बारे में भी जानते हैं। प्रिया ने समझाया। तुम्हें 4 कुलों की वरिष्ठ पीढ़ियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनमें तुम्हारे साथ निपटने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन फिर भी तुम्हें युवा पीढ़ी के षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा, विशेष रूप से सितु कुल का सितु लुवान और डिंग कुल का डिंगलांग। वे अत्यंत मजबूत हैं। दोनों में तुम्हारे दूसरे चाचा के तुलनीय प्रतिभा है और 40 वर्ष की आयु तक हॉटियन के चरम में कदम रखने की उनमें उच्च संभावना है। अर्जुन ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था। वह जानता था कि प्रिया उसे ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि वे उसके बारे में चिंतित थीं। एक चिंता मुक्त अभिव्यक्ति दिखाते हुए अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए प्रिया को आश्वस्त किया। प्रिया को महसूस हुआ कि अर्जुन में कुछ अजीब था, मानो उसके पास कुछ रहस्य थे जो वह उनके साथ साझा नहीं कर रहा था। बिना किसी कारण के उनका ये बच्चा असीम आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, मानो वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। अगर ये तथ्य न होता कि खून गाढ़ा होता है और वह अर्जुन के साथ एक संबंध महसूस कर सकती थी, तो वे निश्चित रूप से संदेह करती कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक अजनबी था। हाल ही में अर्जुन को लगा कि पैसा कमाना एक अच्छी बात थी, लेकिन अभी के लिए उसे अत्यंत गरीब ही माना जा सकता था। उसकी सारी भविष्य की संपत्ति बैंगनी जैद अमर के क्षेत्र से उत्पन्न होगी, लेकिन वह तो भविष्य की बात थी। अभी यहाँ तक कि अगर वह सड़कों से चीजें खरीदना चाहता था तो भी उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी नहीं थी। इसका उल्लेख न करें कि उसने पहले जो यादें खोली थीं, वे सभी आभूषण कटाए। आभूषण बनाने की तकनीकें बेकार थीं यदि वह कच्चा माल भी नहीं खरीद सकता था। फिर भी चीजें जितनी सतह पर बुरी दिख रही थीं, उतनी बुरी नहीं थीं। उसे अपने स्थानिक क्षेत्र के समय फैलाव प्रभाव की मदद से पैसा कमाने के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा। समस्या अभी की है, मैं हर बार मां से पैसे मांगकर मुंह नहीं खोल सकता, है ना? उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही 100 तोला चांदी दिया था। इससे पहले अर्जुन को पैसे का कोई ज्ञान नहीं था। आखिरकार वह शर्मा कुल में रह रहा था, जहां उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। अब जब वह सौकोस नगर आया था, उसे पैसे के मूल्य को समझना शुरू हो गया था। 100 तोला चांदी का बैंक नोट 5 सदस्यों वाले परिवार को आधे महीने तक खिलाने के लिए पर्याप्त था। आप यहां तक कि नाइट फ्रेग्रेंस कोर्ट वेश्यालय जाकर एक रात के लिए उनकी शीर्ष श्रेणी की वेश्याओं की सेवाओं का आनंद ले सकते थे। घूमते हुए अर्जुन ने पैसा कमाने के तरीकों पर विचार करना शुरू किया। समृद्ध सौकोस नगर की सड़कों पर निरुद्देश्य रूप से घूमने का मतलब था कि समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही शाम हो गई। सौकोस नगर की सड़कों पर माहौल हमेशा जीवंत रहता था। आसपास संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करने वाले विक्रेताओं की आवाजें थीं, जबकि लोगों की भीड़ सड़कों पर सवार थी। यह अराजक नहीं था, बल्कि इससे किसी के लिए भी शहर के जीवंत माहौल के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया। जैसे ही वह भटक रहा था, अर्जुन अचानक ठहर गया। सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी के साथ साथ एक प्यारी छोटी लड़की थी जो साबित 3 बड़े पानी के बर्तन बेच रही प्रतीत हो रही थी। अर्जुन ने इस जोड़ी को इसलिए देखा क्योंकि वे सड़कों पर फैले विक्रेताओं के बीच बहुत ही आकर्षक थीं। वह बूढ़ी दादी, जिसकी एक भुजा नहीं थी, लगभग 10 साल की उम्र की एक छोटी लड़की के साथ थी। हालांकि छोटी लड़की द्वारा पहने गए कपड़े कुछ घिसे पिटे थे, लेकिन उन पर गंदगी या दाग धब्बे नहीं थे और वे अत्यंत साफ थे। चमकती आंखों की एक जोड़ी जो जिज्ञासा से भरी हुई थी और लंबी पलकें जो लगातार पलक झपका रही थीं, वह अत्यंत प्यारी थी।
हालांकि उसके छोटे चेरी जैसे मुंह के सख्त सेट से निर्णय लगाकर कोई बता सकता था कि लड़की कितनी जिद्दी हो सकती थी। अपनी रुचि बढ़ने पर अर्जुन 3 बड़े पानी के बर्तनों के पास पहुंचा, केवल ये देखने के लिए कि उनके भीतर 10 से अधिक अंगूठे के आकार की छोटी काली मछलियां और कुछ नदी के छोटे कछुए थे। जैसे ही अर्जुन ने करीब से निरीक्षण के लिए बैठा, वह छोटी लड़की की आंखों में आशा से भरी नजर देख सका। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दिल में कड़वाहट घुसने लगी। वह न तो एक अच्छा आदमी था और न ही एक बुरा आदमी। उसका कभी भी इस दुनिया में पीड़ित सभी लोगों को बचाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह अपनी पूरी कोशिश कर सकता था अगर उसका सामना उन लोगों से हुआ जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत थी। अर्जुन हमेशा से परीक्षण करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या क्रिस्टल तालाब का रहस्यमय पाना जानवरों की वृद्धि को बनाए रखने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि ऐसा करने का अवसर आ गया है। छोटी बहन, क्या तुम मुझे इन मछलियों और कछुओं की कीमतें बता सकती हो? अर्जुन ने अपनी आंखों में एक कोमल अभिव्यक्ति के साथ पूछा। छोटी लड़की ने प्यार से अपनी आंखें पलकते हुए अर्जुन को घूरते रहा। बड़े भाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो ना? क्या तुम वाकई इन्हें खरीदना चाहते हो? सभी छोटी मछलियां और कछुए छोटी लड़की द्वारा एक छोटे जाल का उपयोग करके पकड़े गए थे। चून की वस्तु का आकार खाने के लिए बहुत छोटा था। छोटी लड़की ने अपनी दादी को एक दुकान लगाने का सुझाव दिया, उन्हें पालतू जानवरों के रूप में बेचने की कोशिश करते हुए। हाँ जरूर, मैं चाहता हूँ। रात जल्द ही आने वाली है, क्या तुम अपनी दादी के साथ वापस जाकर आराम नहीं करना चाहती? अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए कहा। ये सब नी बैककोटरा ने नाले किनारे से पकड़े हैं। अगर बड़े भाई को ये चाहिए तो नी बैककोटरा आपको मछलियां और कछुए पकड़ने की जगह दिखा सकती है। इन पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उस नी बैककोटरा नाम की युवा महिला ने गंभीरता से चिल्लाया। उसकी आंखों में मासूमियत का स्पर्श था, जैसा कि वह हंसी, अपने 2 प्यारे बाघ के दांत प्रकट करते हुए। ओह, लेकिन मैं विशेष रूप से यही मछलियां और कछुए चाहता हूं जो यहाँ तुम्हारे पास हैं। क्या बड़ा भाई 3 बाल्टियों के पानी को एक में मिला सकता है और तुम्हें इसके बदले 2 तोला चांदी दे सकता है? अपना वाक्य पूरा करने के बाद अर्जुन ने सीधे 2 अन्य पानी की बाल्टियों की सामग्री को एक में मिलाते हुए डाल दिया, जैसा कि उसने अपने पास बचे हुए आखिरी पैसे निकाले और 2 तोला चांदी उस छोटी लड़की को थमा दी। बड़े भाई, 2 तोला चांदी बहुत ज्यादा है। ये मछलियां और कछुए इतने महंगे नहीं हैं। छोटी लड़की ने असहमति में अपने हाथ घबराहट से हिलाया, जैसा कि वह एक कदम पीछे खिसक गई। अर्जुन को पता चला कि उसकी इस छोटी लड़की के व्यक्तित्व को पसंद करना दूसरे से बढ़ते हुए महसूस हो रहा था, जैसा कि वह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पागल लड़की, बड़ा भाई कहता है कि यह इतना ही मूल्यवान है। इसे ले लो, जाकर अपनी दादी के लिए कुछ अच्छा खाने को खरीदो। छोटी लड़की ने लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद धीरे धीरे स्वीकार किया। बड़े भाई, आपका नाम क्या है? मैं आपको कैसे ढूंढूंगी? मेरा नाम अर्जुन है। अगर तुम्हें बड़े भाई से मिलना हो तो बस शर्मा कुल की चिकित्सा दुकान पर जाना। छोटी बहन, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, तुम मुझसे मिल सकती हो, समझ गई? अर्जुन ने नी बैककोटरा के सिर पर हाथ फेरा, जैसा कि वह मुस्कुराता रहा। ठीक है, मुझे समझ आ गया बड़े भाई। उसके बाद अर्जुन ने छोटी लड़की को एक हाथ में 2 खाली पानी की बाल्टियां पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपनी दादी को सहारा देते हुए देखा। धीरे धीरे सड़कों से जा रही थी, लेकिन छोटी लड़की ने जैसे ही कुछ कदम चले, वह अपना सिर घुमाकर अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई, एक बार फिर अपने प्यारे बाघ के दांत दिखाते हुए। ढलता हुआ सूरज उनकी छायाओं को लंबा कर गया, इससे पहले कि उनकी आकृतियां अंततः सड़कों से गायब हो गईं। उसके बाद अर्जुन एक सुनसान जगह पर चला गया और पानी की बाल्टी को पकड़े हुए, जिसमें मछलियां और कछुए थे जो उसने अभी अभी खरीदे थे, अपने स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया। क्रिस्टल तालाब के केंद्र तक चलते हुए उसने पहले एक छोटे कछुए को पानी में छोड़ा। अर्जुन ने पानी में तैरते हुए छोटे नदी के कछुए को घूरा। एक छोटी देर के बाद कछुआ पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान और फुर्तीला दिख रहा था। अर्जुन अत्यंत उत्साहित था। समय फैलाव का प्रभाव जानवरों को पालने के लिए जड़ी बूटियों की तुलना में और भी बेहतर लग रहा था। विशेष रूप से मछलियों के लिए उसे बस उन्हें क्रिस्टल तालाब में 3 दिन के लिए पालना होगा, इससे पहले कि वे खाने के लिए तैयार हों। उसकी आंखें चमक उठी, जैसा कि उसके दिमाग में अचानक एक विचार चमका। यही अमीर बनने का रास्ता था। मुझे बस इन छोटी मछलियों की आपूर्ति चाहिए। ही मुझे एक अच्छा बहाना सोचना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से लोग संदिग्ध होंगे।